आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त ये हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र झारखंड में किसकी हुकूमत बनेगी? असेंबली इंतखाबात के नताइज आज सुबह 8 बजे से गिनती शुरू। डीडी न्यूज पर सबसे दुरुस्त नताइज। यूपी, एमपी, बिहार समेत 14 रियासतों के 48 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की भी गिनती जारी। वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीटों पर भी फैसले का दिन आज। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आज प्रयागराज जाएंगे। जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। स्कॉट बेसेंट अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में होंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट टैक्स इस्लाहात और रेगुलेशन के हक में हैं। पर्थ टेस्ट का आज है दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट के नुकसान पर 83 रन से पीछे। भारत ने पहली इनिंग्स में 150 रन बनाए। और आइए नाज़रीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबी जंग में किसकी जीत होगी, इसका पता आज चलेगा। गुज़िश्ता एक माह से जारी सियासी हलचल के बाद आज 4136 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के साथ ही तस्वीर वाज़ेह होना शुरू हो रही है। वोटों की गिनती के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। गिनती मराकज़ पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती होगी। इस बार का इलेक्शन बहुत खास है क्योंकि पिछले 30 सालों में इस बार असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का फीसद 65 रहा है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और अक्सरियत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। गिनती जारी है। अब सियासी हल्के का माहौल क्या है, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सियासी हल्कों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत बनेगी या महाविकास अघाड़ी। इस बार महाराष्ट्र में इख्तिदार का मजा कौन चखेगा? दरअसल इस बार 6 बड़ी पार्टियों ने महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने अपने इत्तेहाद में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज से मुतालिक ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति और महाविकास अघाड़ी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों खेमे सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का आगाज भी शुरू हो गया है, जिसके तहत नतीजे से कबल ही अरकान असेंबली को संभाल कर रखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और झारखंड इंतखाबात में किसकी ताजपोशी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ हेमंत सोरेन की हुकूमत दोहराई जाएगी या बीजेपी का कमल खिलेगा। तमाम गिनती मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई है और इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तादाद के लिहाज से तोरपा में गिनती के कम से कम 17 और चतरा में ज्यादा से ज्यादा 27 राउंड होंगे। इस वक्त गिनती मराकज़ में सख्त हिफाजती इंतजामात हैं और मराकज़ की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। मुनासिब तादाद में सलामती दस्तों को तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम 81 असेंबली सीटों पर वोटों की पुरअमन गिनती के लिए वसीतर इंतजामात किए हैं। हर गिनती के मरकज पर 3 दर्जे के हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। और झारखंड में हुए असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुमेश पटेल। सुमेश, जैसे कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि झारखंड में इस वक्त किस तरह के रुझानात आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ और जिसका रुझान सुबह 8 बजे से आना शुरू हो गया है। सबसे पहले 8 बजे जो मतपत्र है उनकी गिनती शुरू हुई, फिर ईवीएम से मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है, बैलेट पेपर गिने गए और इसके बाद जो रुझान आए हैं, एनडीए को अब तक
29 सीट से आगे है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी ईडी गठबंधन 12 से बढ़त मिली है। दूसरी तरफ आपने सुना था कि सुन रहे थे कि जिस तरह से जो राज्य के रक्षा मंत्री संजय सेठ है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है उन्होंने भी दावा किया कि एक बार फिर से झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ देर का इंतजार है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। मैं बात करूं वोट प्रतिशत की, तो झारखंड में इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार 68% मतदान हुआ है। माने जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसके मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नक्सल प्रभावित इलाका है उन इलाकों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ जो महिला वोटर है, महिला वोटरों ने भी सबसे ज्यादा मतदान किया था। झारखंड के 81 सीटों पर जो मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ देर बाद ही जो पता चल पाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार होगी। जिस तरह से मैं आपको बात करूं, झारखंड में अगर किसी की सरकार बननी हो तो कोल्हान से शुरू होती है, क्योंकि झारखंड में इस बार पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। क्योंकि उस बार जब 2019 का जब चुनाव हुआ था आजसू बीजेपी के साथ पे नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी का साथ है। बीजेपी के आजसू सहयोगी दल है जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ चुका है। और दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है 43 सीट पर, कांग्रेस 30 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं इस बार दिलचस्प मुकाबला है। दोनों पार्टियों पे कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। ईडी गठबंधन और एनडीए के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर हम वहीं खवातीन की बात करें, महिलाओं की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस बार खवातीन आगे आ रही हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। आपने उनसे जरूर बात की होगी तो उनका क्या कहना है, वो जो आगे आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक महिला सशक्तिकरण की बात निकल कर आती है, तो इस बार इलेक्शन में ये बात भी देखी गई है, खासतौर से अगर हम झारखंड के पूरे सिनेरियो का जिक्र करें। जी जरूर आपको बताना चाहिए झारखंड में 2 चरणों पे मतदान हुआ है। जो पहले चरण का जो मतदान हुआ था 13 नवंबर को 43 सीटों पर हुआ था और दूसरे चरण का मतदान 38 सीटों पर 20 नवंबर को हुआ था। हम जब मतदान केंद्रों में पहुंचे थे तो स्थानीय जो महिलाएं हैं उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि झारखंड में पिछले 5 सालों पे कोई विकास नहीं हुआ है। झारखंड की जो वर्तमान सरकार है, माने इंडिया गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किए हैं। इन 5 सालों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला था। तमाम इन मुद्दों को लेकर लोगों ने वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मतदान किया। जिस तरह से झारखंड में बीजेपी यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही थी, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ की बात हो, झारखंड में रोटी माटी बेटी को बचाना हो, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के पास भी देखने को मिला था। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय महिलाएं, उनका साफ तौर पे कहना था कि झारखंड में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से आपने एक दिन पहले देखा होगा कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के भी परिणाम आए थे जिसमें एनडीए को उन्होंने बढ़त दिया था। लेकिन झारखंड में किसकी सरकार बनेगी ये तो कुछ समय बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, पीएम का भी झारखंड का दौरा भी रहा है, तो इससे भी ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक तस्वीर साफ हुई है। क्योंकि जब बात विकास की आती है तो एक आम आदमी की सबसे पहला जो मसला होता है वो विकास का होता है। वो भी एक नई तस्वीर चाहता है अपने एरिया की। और कहीं ना कहीं जो झारखंड में पीएम का दौरा रहा है अभी हाल ही में, तो वो भी काफी असरअंदाज होगा। ये आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची दौरे पर थे। उन्होंने लगातार चुनावी सभाएं की, रैली की। दूसरी तरफ जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, ये लगातार कई महीनों से कैंप लगाकर यहाँ पर बैठे हुए थे। हर इलाके पे दौरा कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे झारखंड में असल मुद्दा क्या है। झारखंड में जिस तरह से ईडी गठबंधन की सरकार थी, साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं, चाहे स्थानीय नेता हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि झारखंड में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार थी, 5 सालों पे इस इलाकों में कोई विकास नहीं किया। बांग्लादेश घुसपैठ का सबसे बड़ा मुद्दा था। इस इलाके में जो संथाल परगना का जो इलाका है, उस इलाके में बांग्लादेश घुसपैठ
की सबसे बड़े बातें सामने आती थी, और दूसरी तरफ जिस तरह से आदिवासियों की संख्या कम हुई है तो वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था। आदिवासी इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठ होने की वजह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता ग्राउंड जीरो पर जा रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह इस बार जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होगा, और झारखंड में किसकी सरकार होगी, किसकी ताजपोशी होगी, ये तो कुछ समय बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल सोमेश, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ होती चली जाएगी। फिलहाल आपसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हुए असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है, और मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट। उर्मिलेश, जैसे कि हम जानते हैं महाराष्ट्र में एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर हम रुझानात की बात करें आपके साथ, तो किस तरह के रुझान अब तक नजर आए, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग का आगाज हो चुका है। देखिए इसमें 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो गई है, और तब से जो है सबसे पहले जो है जो बैलेट पेपर है उनकी जो है मतगणना शुरू हुई है, और कुछ देर बाद अब जो है यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि ईवीएम खुलेंगी। हालांकि अभी अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी है, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन है महायुति, वो अभी तक जो है रुझानों में आगे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात अगर की जाए तो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सीटें दूसरे नंबर जो लड़ी है वो कांग्रेस ने लड़ी है, तो महाविकास आघाड़ी से। तो ये दो जो प्रमुख गठबंधन है रेशमा, ये काफी जो है यहाँ पर इस समय लड़ाई दोनों के बीच में है। हालांकि जिस तरीके से राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये जो है निर्दलीय भी कहीं पे जो है समीकरण बिगाड़ रहे थे, अब धीरे धीरे देखना होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जो मतगणना के रुझान सामने आएंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि आखिरकार किन मुद्दों को, क्योंकि दोनों पार्टियों ने कई सारे मुद्दे जो है, या ये कह सकते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में कई सारी बातें कही थी। अब देखना होगा कि इन दोनों के मैनिफेस्टो में जो है जनता किसके मैनिफेस्टो पे विश्वास करती है, या किन मुद्दों पर जो है जो तमाम दोनों जो दल है यहाँ पर प्रमुख कह सकते हैं गठबंधन है, उन गठबंधनों की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है देखिए कई स्टार प्रचारकों ने प्रचार किया था, और उसका असर जरूर जमीन पे दिखाई दे रहा है। तब चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी कई कद्दावर नेता हो। दूसरी तरफ बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी किया था। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा ग्राउंड में था वो ये था कि लाडली बहन कितना असर यहाँ पर करती है, जो कि लोगों के जो है बीच में दिखाई भी दे रहा था। बिल्कुल, अगर हम यहाँ बात करें गिनती मराकज़ की और सिक्योरिटी की बात करें, तो किस तरह की सिक्योरिटी आप इस वक्त वहाँ देख रहे हैं? ये रेस में देखिए यहाँ पे 4136 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर मैदान में है, चुनाव मैदान में। यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर जो है तमाम जो 288 सीटें हैं उन पे जो उम्मीदवार है उनकी जो किस्मत धीरे धीरे यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही है, जो कि आज दोपहर तक साफ हो पाएगी। लेकिन बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए रेशमा, तो वो अपने आप में काफी चाक चौबंद की गई है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनका जो है यहाँ पर प्रशासन ने लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है आरपीएफ और उसके अलावा जो है जो महाराष्ट्र पुलिस, और दूसरी बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो है राउंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राउंड जो है 5 से 7 राउंड यहाँ पर जो है, जैसे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 5 से 7 राउंड यहाँ पर चलेंगे, और लगभग 6500 टेबल यहाँ पर लगाई गई है ईवीएम के लिए। तो अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है महाराष्ट्र की जो ये राजनीति है किस करवट बदलती है। बिल्कुल, आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे कि किस तरह की तस्वीर साफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जलेबी का बनना शुरू हो गया है, और इस बार लड्डू के बजाय जलेबी बनाई जा रही है। इसकी क्या खास वजह है? पेश है बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र की रिपोर्ट। आज जनादेश का दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आने हैं, कई राज्यों में उपचुनाव के भी नतीजे आने हैं। हम मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में। यहाँ दिल्ली में आप देखिए इस बार एक बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत चर्चा हुई थी जलेबी की। हम जानते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में जलेबी बट गई थी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद, वास्तविक नतीजे से पहले। यहाँ बीजेपी में इस बार हम देख रहे हैं कि लड्डू की जगह पर जलेबी बनाई जा रही है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि देखिए जब मतगणना के दिन होता है तो काफ़ी सारे कार्यकर्ता आते हैं, मीडिया कर्मी आते हैं, और
वहाँ पर एक खान पान की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम आता है। तो ये कोई जश्न की बात नहीं है, एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन बदलाव ये है कि इस बार जलेबी दिख रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या खास तौर पे बताया गया है कि इस बार जलेबी बने? चूंकि हम देखते थे पहले लड्डू बनता था। लड्डू भी है, जलेबी भी है और वो भी गुलाब जामुन भी है। तो जलेबी है, क्या बोला गया कि जलेबी बनाई है इस बार? हाँ जी। देखिए ये कह रहे हैं कि हाँ इस बार जलेबी बना चुके। जलेबी बहुत चर्चा में है। अब देखिए सिर्फ जलेबी नहीं, आप यहाँ देखिए कि सब्जी बनने का इंतजाम हो रहा है। आप वहाँ देखें कि पूड़ी बनने की तैयारी है। तो एक खान पान का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 14 रियासतों की 48 असेंबली और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है, जहां लोकसभा की सीटों में केरल में वायनाड और महाराष्ट्र में नांदेड़ शामिल हैं। असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की 9, बंगाल की 6, आसाम की 5, बिहार और पंजाब की 4-4 और कर्नाटक के साथ साथ मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। सिक्किम में 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के लिए गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड में एक-एक असेंबली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के लिए भी गिनती जारी है। आज उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर है। आज 9 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी के साथ जारी है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि आज रियासत के कटहारी, करहल, मीरापुर और कंडर की फूलपुर, सेसामऊ, गाजियाबाद, माझवान और खेरा असेंबली सीटों के इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नताइज आने वाली असेंबली के पेश नज़र बीजेपी और एसपी दोनों के लिए अहम है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी और इन 9 सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और एक सीट पर निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के एमएलए शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी हुकूमत जनवरी में शुरू होने वाली महाकुंभ के इंतजाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले इस मजहबी प्रोग्राम के लिए मुल्क और दुनिया भर से लोग जमा होंगे। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज के दौरे पर होंगे, जहां वो महाकुंभ से मुताल्लिक तमाम तर तैयारियों का जायजा लेंगे। काबिल जिक्र है कि हाल ही में योगी काबीना की मीटिंग में महाकुंभ की तैयारियों और इंतजामात से मुताल्लिक 23 तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। और हॉलीवुड के मशहूर TCL चाइनीज थिएटर को पैरामाउंट पिक्चर्स के ग्लैडिएटर सेकंड की रिलीज के वक्त रोमन मेक ओवर से सजाया गया है। ग्लैडी जो है वो सेकंड ने अपने पहले दिन $6.5 मिलियन कमाए थे और स्टूडियो के आदादोशुमार के मुताबिक इसके बॉक्स ऑफिस पर विकेट ने अब तक $19.2 मिलियन कमाए। दोनों फिल्मों ने अमेरिका और कनाडा में इब्तदाई नुमाइश से $25.7 मिलियन कमाए हैं। विकेट और ग्लैडिएटर सेकंड की मुश्तरका घरेलू फरोख्त हफ्ते के आखिर तक $215 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आलूदगी का असर बहुत ज़्यादा है और लोग इससे परेशान हैं और इसी खबर को ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। अगर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो आलूदगी, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है और इक़दामात से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। उनका कहना है कि किसी भी तरह से आलूदगी को कम किया जाए और दिल्ली वाले जो हैं उनको हर हालत में सुकून पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल भी आजकल बंद हैं और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। बावजूद इसके भी, और ख़ासतौर से ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्रैब 3 भी लागू हो गया था, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि आलूदगी में दिल्ली वालों को कोई कमी नज़र नहीं आ रही है।
और आइए साथ ही अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर नाजरीन हमने रोजनामा हमारा समाज से ली है। संजोली मस्जिद मामले की बात है और वक्फ बोर्ड ने हलफनामा दाखिल किया है और अदालत में 2006 के दस्तावेज पेश किए गए, जबकि मामला 2010 का है। समाअत 30 नवंबर को होगी इसकी, यानी संजोली मस्जिद मामले की, और ख़ास तौर पर इसमें भी काफ़ी तनाज़ा देखने को मिल रहा है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बहुत जल्द इसकी समाअत होगी और जल्द ही इसका फैसला भी दे दिया जाएगा। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने रोजनामा हमारा समाज से लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एसएम खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। जनाब एसएम खान साहब का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है और इसीलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत का इजहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई ख़ास ओहदों पर वो फाइज थे और इसके अलावा जितने भी उन्होंने अब तक उनकी कारकर्दगियाँ रही हैं वो काफ़ी नुमाया रही हैं और अपने जो उनका काम रहा है वो भी काफ़ी नुमाया रहा है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये शहरों में मुल्क सबसे पहले का एहसास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया ने ये बयान दिया है एक प्रोग्राम के दौरान। उन्होंने कहा है कि मुल्क में सबसे पहले का जो एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। जो आम लोग हैं उनको उनके अंदर एक तरह से खुद एतमादी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा होगी तभी वो अपने आप को मानेगा और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाजरीन। तिजारती मेले में ड्रामों के जरिए टीबी से बचाव और इलाज के लिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। कई सारे जहां स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें नुमाया की जा रही हैं। लोग काफ़ी तादाद में इस वक्त पहुंच रहे हैं तिजारती मेले में। वहीं अगर टीबी की बात करें तो टीबी से बचाव किस तरह से हो सकता है, इसका इलाज कैसे हो सकता है, इसे एक बहुत खूबसूरत ढंग से, यानी कि जो एक तरह से नुक्कड़ नाटक होते हैं उनके ज़रिए बताया जा रहा है कि टीबी की रोकथाम कैसे की जा सकती है। और ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग बचाव के तौर तरीके नए अंदाज में सीख रहे हैं। और अब नाजरीन एक और सुर्खी देख लेते हैं चलते चलते। इजरायली अफवाज की लबनान में बहुत ज़्यादा हमले की वजह से 47 अफराद जो हैं वो हलाक बताए जा रहे हैं, यानी काफ़ी लबनान में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इससे बचने की कई जो अहकामात हैं वो भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी उस पर कह सकते हैं कि कोई बात निकल कर सामने अब तक नहीं आ पाई है। तो ये था अखबारात का जायज़ा नाज़रीन मुख्तसर सा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर फायर किए गए हाइपरसोनिक और शिक मिसाइल का तजुर्बा जारी रखेगा और नए निज़ाम की सीरियल प्रोडक्शन शुरू करेगा। पुतिन ने जोर देकर कहा कि इस मिसाइल को किसी भी मुजवदा मौजूदा तकनीक के जरिए रोका नहीं जा सकता। पुतिन ने दावा किया कि दुनिया के किसी और मुल्क के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है और दुश्मन के पास इसे रोकने का कोई भी जरिया नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल पर्थ के ओपेट्स स्टेडियम में सुबह 7:50 पर शुरू हुआ और दूसरे दिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और इस वक्त भारत मुकाबले में मजबूत पोजीशन में है। हिंदुस्तानी टीम 83 रन से आगे है और ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 3 विकेटें बाकी हैं। इससे कबल ओपेट्स स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। भारत की शुरुआत में कारकर्दगी बहुत खराब रही और कोई भी भारतीय प्लेबाज 50 स्कोर ना कर सका और टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के जोश हाजलवुड ने 4 विकेट हासिल किया और टीम इंडिया ने गेंदबाजी के साथ वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट के 59 रन पर कम कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 67 रन बनाए थे। एलेक्स कैरी ने 19 और मिशेल स्ट्रोक 6 रन बनाने के बाद नॉट आउट वापस लौटे। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल की। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।